जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DMSSC पर। एक बार फिर से आ चुके हैं हम आपके लिए लेके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि SSC GD 2024 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा आज का पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 से संबंधित है, यानी 25 से 28 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, या फिर संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार से, या फिर धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार से। तो हमारा देखिए जो 25 से आर्टिकल 25 से 28 है वो किसको दर्शाता है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? यानी डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं ये आपको बताना है। 12 होती हैं, या फिर 10 होती हैं, या फिर 8 होती हैं, या फिर 9 होती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 स्पर्धाएं होती हैं। कितनी? 10, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक है, विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, या फिर 30 वर्ष होनी चाहिए, या फिर 35 वर्ष होनी चाहिए, या फिर 40 वर्ष होनी चाहिए? देखिए जो आपका विधानसभा है, क्या है? विधानसभा, या विधानसभा की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, विधान परिषद की बात कर रहा है, वो भी विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु पूछी गई है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? विधान जो आपका परिषद है उसके लिए 30 वर्ष होती है। कितनी होती है? 30 वर्ष होती है, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत को निरूपित करती है। यानी औसत को किसको निरूपित करती है? औसत आय को निरूपित करती है, या फिर औसत ऋण को निरूपित करती है, या फिर औसत पूंजी को निरूपित करती है, या फिर औसत देयता को निरूपित करती है? तो यह किसे निरूपित करती है? तो बताएंगे यह औसत आपकी जो आय को निरूपित करती है, यानी जो आपकी प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत आय को निरूपित करती है, यानी ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? यानी कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है ये आपको बताना है। ब्रॉड गेज, या फिर फुट गेज, या फिर मीटर गेज, या फिर नैरो गेज? देखिए जो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा फुट गेज। क्या हो जाएगा? फुट गेज हो जाएगा। ठीक है, जो ब्रॉड गेज होता है वो भी होता है, मीटर गेज भी होता है, नैरो गेज भी होता है, क्या नहीं होता है? फुट गेज नहीं होता है, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता? यानी उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है वो त्यौहार का आपका नाम बताना है। ताज महोत्सव नहीं मनाया जाता, या फिर नुआखाई नहीं मनाया जाता, या फिर गंगा महोत्सव नहीं मनाया जाता है, या फिर बुद्ध महोत्सव नहीं मनाया जाता है? देखिए जो उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाने वाला है वो कौन सा है? नुआखाई है। क्योंकि देखिए ताज महोत्सव भी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, गंगा महोत्सव भी मनाया जाता है, आपका बुद्ध महोत्सव भी मनाया जाता है, क्या नहीं मनाया जाता है? नुआखाई नहीं मनाया जाता है, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपको, वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? यानी वैद्युत आवेश जो आपका होता है, वैद्युत आवेश यानी क्यों वो उसको भंडारित करने के लिए, यानी इकट्ठा करने के लिए, संचित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्रेरक का, या फिर संधारित्र का, या फिर परिणामित्र का, या फिर ट्रांजिस्टर का? देखिए इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? संधारित्र का। किसका? संधारित्र का। इंग्लिश में इसे कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जल विद्युत अपघटन का एक उदाहरण है। यानी किसका उदाहरण है? जल विद्युत अपघटन जो होता है वो किसका उदाहरण है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का, या फिर वियोजन अभिक्रिया का, या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, या फिर संयोजन अभिक्रिया का? इनमें से कौन सा होगा? देखिए जो जल वैद्युत अपघटन होता है वो जो जल का सूत्र होता है वो क्या होता है? H2O होता है। और यह किस किस में टूटता है? तो यह टूटता है H+ OH- में। ठीक है, OH- में H+ में टूटता है। ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ये आपके हो जाएगी वियोजन अभिक्रिया, यानी टूट रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस तरल पृष्ठ का तनाव सबसे अधिक होता है? यानी किस
तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है, ये आपको बताना है। एथेन का होता है या फिर मेथेन का होता है, एथेनॉल का होता है या फिर जल का होता है। देखिए जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा पृष्ठ तनाव होता है वो जल का होता है। किसका होता है तो बताएंगे जल का होता है, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है। जो विश्व का जल संसाधन है उनमें से भारत का हिस्सा कितना है, यानी भारत का अंश कितने प्रतिशत है। 8% है या फिर 15% है या फिर 10% है या फिर 4% है। तो यह कितने प्रतिशत हो जाएगा तो बताएंगे 4% है। विश्व का जितना जल संसाधन है उनमें से भारत को जो अंश है वो कितना है, 4% है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्ले या बल्लेबाज को छुए बिना बल्लेबाज के पास से गुजर जाती है और उस गेंद पर रन बनते हैं तो वे रन के रूप में माने जाते हैं। किसके रूप में माने जाते हैं, LBW के बाई के रूप में, लेग बाई के रूप में या फिर वाइड बॉल के रूप में। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ले बाई के रूप में। किसमें, बाई के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका वाइट बॉल नहीं होगा यह ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत में बेरोजगारी को निर्धारित तरीकों से मापा जाता है, यानी भारत में बेरोजगारी को किन निर्धारित तरीकों से मापा जाता है। राष्ट्रीय रोजगार विभाग द्वारा या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा या फिर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। तो यह जो आपका मापा जाता है वो किसमें, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा मापा जाता है। यानी जो भारत में बेरोजगारी होती है, यानी इसको निर्धारित करने के लिए आपका राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपको, निम्नलिखित में से किसे मोहिनी अट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया था, कनक रेले को या फिर KP किटप्पा पिल्लाई को या फिर महबूब सुभानी को या फिर सुचित्रा एला को। किसको इनमें से सम्मानित किया गया था। ठीक, तो इनमें से सम्मानित किया गया था आपका कनक रेले को। किसको, कनक रेले को, यानी ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थीं। जो आपका सितारा देवी थी वो किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थीं, ये आपको बताना है। कथकली के लिए, भरतनाट्यम के लिए, कथक के लिए या फिर मणिपुरी के लिए। तो यह किसके लिए प्रसिद्ध थी तो बताएंगे कथक के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके, कथक के लिए प्रसिद्ध थी, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था, यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने किस वंश की स्थापना की, ये आपसे डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, ऐबक वंश की या फिर एक गुलाम वंश की या फिर सल्तनत वंश की या फिर BC दोनों की। देखिए इसने की थी किसकी, गुलाम वंश की। किसकी की थी तो बताएंगे गुलाम वंश की थी, क्योंकि यह जो कुतुबुद्दीन था ये भी एक गुलाम था, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। ठीक है, तो इसने की थी गुलाम वंश की स्थापना, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। जो आंध्र प्रदेश में जो राज्य व्यापार सलाहकार के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं या फिर राज्य के वित्त मंत्री होते हैं या फिर राज्य के राज्यपाल होते हैं या फिर राज्य के विधानमंडल के अध्यक्ष होते हैं। तो इनमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष होते हैं। कौन से, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कौन सा दिया गया है, यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को द्वारा स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था। औद्योगिक लाइसेंसिंग के द्वारा या फिर हरित क्रांति के द्वारा या फिर पुरानी फसल तकनीक के द्वारा या फिर ऋण सुविधा के द्वारा। तो यह किसके द्वारा समाप्त किया गया था तो बताएंगे यह आपका हरित क्रांति के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी, यानी शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा गया है। वर्ज्यमित्र ने या फिर अग्निमित्र ने या फिर पुष्यमित्र ने या फिर वसुमित्र ने। तो ये स्थापना किसने की थी तो बताएंगे ये स्थापना की थी आपके पुष्यमित्र शुंग ने आपको शुंग वंश की स्थापना की थी, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है अधिशेष कहलाता है, संशोधित अधिशेष कहलाता है या फिर संतुलित अधिशेष कहलाता है, आयातित अधिशेष कहलाता है या फिर बाजार
बाजार अधिशेष कहलाता है। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए इनमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बाजार, जो आपका बाजार अधिशेष कहलाता है ये, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, फरवरी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था, यानी कब? 1924 में, 1925 में, 1922 में, 1927 में। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आपने कितने प्रश्न सही किए हैं ये भी आपने बताना है, ठीक है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए, मजबूत बनाते रहिए और आपका जो टारगेट है एसएससी 2024 के लिए यह आपका पूरा होना चाहिए।